कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 488 कह रहे, 388 तक बात चली थी। और जो वर्तमान बीएनएसएस में आपका 429 में कह रहा था कि अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अब जब अपील हो रही है, और अपील आप जानते हैं कि मुख्यतः 3 तरीके से हो रही है, या तो दोष मुक्ति से हो रही है, या दोष सिद्धि से हो रही है, या दंडादेश की अपर्याप्तता इस पर हो रही है। तो दोष मुक्ति से हो रही तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, व्यक्ति सही या गलत जो भी दोष मुक्त हुआ, लेकिन दोष मुक्ति तो है, कम से कम यह कहा तो जा सकता है कि व्यक्ति दोष मुक्त है। हालांकि उसके दोष मुक्त होने का जो औचित्य है, उसका परीक्षण अभी अपील में होना है। हो सकता है गलती हुआ, उसे दोषित होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहने को यह तो कहा जा सकता है कि दोष मुक्त हुआ, और जब दोष मुक्त हुआ तो अपने घर जाएगा, तब तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर दोष सिद्ध हुआ, यह दंडादेश की अपर्याप्तता पर अपील हुई है, तब तो व्यक्ति अभिरक्षा में आएगा, क्योंकि अब तो दोष सिद्ध है। और जब दोष सिद्ध है तो घर जाने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं, अब तो कस्टडी में आएगा और जेल जाएगा, और विचारण समाप्त है। तो विचारण में जिन प्रावधानों के अंतर्गत आप बेल मांग सकते थे वो तो खत्म। अब आप उन सेक्शंस में बेल मांगने के अधिकारी तो हैं ही नहीं, क्योंकि अब तो मसला दोषसिद्धि का आ गया। अब तो आप दोषसिद्ध हैं, अब उन प्रावधानों का तो कोई अर्थ बचा ही नहीं। जो सेक्शन 436, 437, 438, 439, इन सबका कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि 436 कहता था कि जबकि अभियुक्त उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित और अजमानती अपराध इससे भिन्न अपराध का दोषी है, क्योंकि दोषी शब्द तो नहीं कहता है, यह कहता है कि उस पर अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का आरोप लगाया गया है। ये शब्द क्यों है? अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का आरोप लगाया गया, ये क्यों नहीं सीधे सीधे कहा गया कि जमानती अपराध का आरोप लगाया गया? ये नहीं कहा उसने 436 में जो शब्द प्रयोग किए हैं, शब्द प्रयोग ये है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष है और उस पर अजमानती अपराध को करने के अभियोग से अन्यथा अभियोग ये लगाया गया। ये नहीं कहा उसने जमानती अपराध करने का अभियोग लगाया, ये बिल्कुल नहीं कहा। तो ये क्यों नहीं कहा और ये क्यों कहा कि अजमानती अपराध से भिन्न अपराध करने का अभियोग लगाया गया? ये तो तब बात करेंगे जब 436 पर पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल हम 436 पर नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, एक बात तो तय है कि अब इस पर अभियोग नहीं लगाया गया है, अब तो ये दोषसिद्ध है, इसलिए 436 का अब कोई प्रवर्तन बचा नहीं है। You cannot ask for bail under section 436. 437 is also not applicable because that is also useful when the trial is pending. जब विचारण चल रहा है
तभी आप 437 में भी बेल मांग सकते हैं, अन्यथा नहीं। और 438 वो तो एंटीसिपेटरी की बात करता है, अग्रिम जमानत की बात करता है, और कहता है कि जब गिरफ्तारी की आशंका है, अब आशंका का है बात की, अब तो दोष सिद्ध हो, अब तो आशंका की बात ही खत्म। और 439 सेशन और हाईकोर्ट को ताकत देता था, और सेशन और हाईकोर्ट इनके संबंध में जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सेशन और हाईकोर्ट की ताकत बहुत विस्तृत है जमानत देने की। मजिस्ट्रेट की ताकत बहुत सीमित है, लेकिन वो कितनी भी असीमित हो, 439 में जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की ताकत है जमानत देने के संबंध में, वो केवल तब प्रयोग हो सकती है जब विचारण लंबित है, जब ट्रायल पेंडिंग है, जब ट्रायल पूरा हो गया, तो अब 436, 437, 438 या 439 का कोई उपयोग ये बचा नहीं। और पीछे देखें तो 167 सबसेक्शन 2, इनके करस्पॉन्डिंग सेक्शन आप बीएनएसएस में देख लेंगे, हमें सीआरपीसी के हिसाब से याद है। तो 167 सबसेक्शन 2 जहां डिफॉल्ट बेल की बात हुई थी, और डिफॉल्ट बेल कह किसको रहे थे? वो कह रहे थे कि 167 सबसेक्शन 1 में विहित समयावधि के भीतर, 167 सबसेक्शन 1 में शायद समयावधि विहित नहीं है, वो भी 167 सबसेक्शन 2 में ही विहित है। जो भी है 167 सबसेक्शन 1 या 167 सबसेक्शन 2, जहां तक है सबसेक्शन 2 में ही विहित है, उसमें विहित समयावधि के भीतर यदि अन्वेषण पूर्ण करके आपने अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट, वो चाहे आरोप पत्र के ठीक है प्रारूप में हो और चाहे फाइनल रिपोर्ट इस प्रारूप में हो, जो भी है, आपने यदि अन्वेषण को पूर्ण करके पुलिस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की, तो अभियुक्त को अपराध कोई हो उसे जमानत दी जाएगी। लेकिन वो भी तब था जब अन्वेषण पूर्ण ना हुआ हो, और यहां तो अन्वेषण तो छोड़ो, यहां तो विचारण पूर्ण हो गया और व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया, ठीक है, क्योंकि या तो विचारण पूर्ण होने पर दोष सिद्ध होगा, दोष मुक्त होगा, और या फिर आप दंडादेश की अपर्याप्तता इसके आधार पर अपील लाएंगे। जो भी है, अपील प्रस्तुत है अपील न्यायालय के समक्ष। और हमने जैसा कि पहले कहा कि अगर मान लीजिए दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील है, तो यद्यपि ठीक है कि दोष मुक्ति गलत हो सकती है, लेकिन कहने को तो दोष मुक्ति है, कम से कम दोष मुक्ति है, तो वो सही गलत चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन जहां दोष सिद्धि या दंडादेश की अपर्याप्तता है, इसके विरुद्ध अपील आई है, तो व्यक्ति जेल में होगा या अभिरक्षा में होगा, और विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि विचारण न्यायालय में जो बैठे हैं वो परफेक्ट डिसाइड करेंगे, ये सोचना सिर्फ बेवकूफी की बात है। जिसे हम आप देख रहे थे 2-3 पोस्ट में वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, और 2-3 नाम बोले रहे थे, उन्होंने ये कहा है। तो पढ़े लिखे वो जिन्हें बता रहे थे वो उनके पास डिग्रियां थी, और पढ़े लिखे की परिभाषा ये नहीं हो सकती है। या वो कह रहे थे कि फला न्यायाधीश ने ऐसा कहा, तो न्यायाधीश तो कॉलेजियम सिस्टम मेहरबान रहे, कोई भी बन जाएगा। तो न्यायाधीश हो जाना अपने में बड़ी बात नहीं हो सकती। तो अगर किसी विचारण न्यायालय ने कुछ डिसाइड किया है,
तो वो सही ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? और वो सही नहीं होगा या सही नहीं हो सकता है, इसी को तो विधायिका ने ध्यान में रखा है, इसीलिए तो अपील प्रोवाइड कराई। भाई विधायिका ने अपील क्यों दी? अपील देने के पीछे कारण तो यही था। जब हम लोगों ने अपील का चैप्टर शुरू किया था तो यह बात कही थी कि अपील प्रोवाइड करने के पीछे दो उद्देश्य, एक इस बात को ध्यान में रखना कि आदमी इससे गलती होगी, और गलती अगर हुई तो चूंकि दांडिक न्याय प्रशासन में जो उसे दंड मिलेंगे वो बेहद कठोर होंगे, इसलिए कम से कम एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा उन दंडादेशों का जो औचित्य है उसका परीक्षण किया जाना यह भी न्याय संगत है। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो ऐसी विधि को कम से कम न्यायपूर्ण यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्याय किसी विचार का नाम नहीं, यह न्याय कोई शब्द मात्र नहीं है। न्याय ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसे किया जाता है जो होना चाहिए। न्याय का अर्थ ही है कि ऐसी बात का किया जाना जो संबंधित परिस्थिति में की जानी चाहिए थी। तो जब हम जानते हैं कि आदमी से गलती स्वाभाविक होती है, आदमी कितना भी सावधान रहे, तो इस बात के लिए व्यवस्था और उपबंध करने में क्या बुराई है कि अगर हम किसी को दंडादेश के अधीन कर रहे हैं तो उस आदेश के औचित्य का परीक्षण एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाए। सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन देयर शुड बी ए प्रोविजन, और बजाय शुड बी के मस्ट बी इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए प्रोविजन, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि अंग्रेजी ग्रामर के नियमों के मुताबिक इज टू एम टू आर टू, इसे भी चाहिए शब्द को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, और शुड और ऑट यह भी चाहिए शब्द का, ठीक है, अर्थ देने के लिए वक्ताओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। और मस्ट यह भी शब्द चाहिए को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मस्ट में कठोरता है। जब आपसे कहा जाता है यू मस्ट डू दैट, इससे दो बातें तय होती हैं। एक, बोलने वाला आप पर प्राधिकार रखता है, उस प्राधिकार का स्वरूप क्या है यह अलग हो सकता है, लेकिन वो आप पर अथॉरिटी रखता है। इससे एक बात तो यह तय होती है, जब भी मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, आप किसी अंग्रेज के सामने अगर मस्ट शब्द का प्रयोग करोगे तो वो सेंस ये लेगा कि जो मस्ट बोल रहा है इसे इस व्यक्ति पर अथॉरिटी है, इसलिए बोल रहा है, और आप ऐसे ही बोल रहे हो। इसीलिए हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी अंग्रेज न समझ पाए, क्योंकि वो भाव को जानता है। चाहिए शब्द को व्यक्त करने के लिए 3 शब्द है, उनमें से अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग शब्द ये उपयोग होगा। तो आपने अगर मस्ट शब्द का प्रयोग कर लिया तो वो ये समझेगा कि आपकी अथॉरिटी है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, मैं आपको किताबों की दुकानों पर यू मस्ट स्लीप इन शीर्षकों से लिखी हुई किताबें मिल जाएंगी। अभी बात ही बेवकूफी की है, क्योंकि स्लीप तभी हो सकती है जब तुम कुछ ना करो। जब तक तुम कुछ कर रहे हो,
तब तक स्लीप नहीं हो सकती। और तुम कह रहे यू मस्ट स्लीप, यानी तुम्हें सोना ही पड़ेगा। भैया कह रहे हो ना, ये तो कॉन्सेप्शन ही खिलाफ है। अच्छा तुम सोने की कोशिश करके देखो, नींद ही नहीं आएगी और थोड़ी देर में उकताहट होगी और आप परेशान हो जाएंगे। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब नींद आएगी। अभी बाकी गधेपन की है। बोले यू मस्ट स्लीप, अरे कैसे भाई सोए? आप बच्चे को जबरदस्ती सुला के देखो, दिखाओ, वो रोने लगेगा, क्योंकि मस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक कानूनों का सवाल है, तो एक प्रावधान कानून में ऐसा जरूर होना चाहिए जो दंडादेशों के औचित्य के परीक्षण की अनुमति देता हो। अगर ऐसा नहीं है तो गलतियां स्वाभाविक है। और दूसरी बात, जब अपील के औचित्य पर विचार किया था तो आपसे कहा गया था कि पर्याप्त यह नहीं है कि आप ठीक करते हो, यह भी पर्याप्त, यह भी होना ही चाहिए कि लोग आपको ठीक माने, लोग ये माने कि आप ठीक ही करते हो। ठीक है, हमारे साथ ये बड़ी भारी समस्या है, हम अपनी समस्या जानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम आपको डांटना ही चाह रहे हैं, या ऐसा नहीं होता कि हमें आपसे कोई अफेक्शन नहीं है। लेकिन अब हम करें क्या? मेरी आदती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हम अफेक्शन शो नहीं कर सकते। स्वभाव से हम कठोर ही रहेंगे, हमारे बोलने का ढंग ही ऐसा है, हम करें क्या? अब जो ईश्वर ने व्यक्तित्व दिया है वो 52-53 साल पर बदल नहीं सकता। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि आपके अंदर जो हो वो बाहर दिखना भी चाहिए। आइडियल सिचुएशन यही है। तो हम आइडियल नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर कानून ये विश्वास लोगों में उत्पन्न नहीं कर पा रहा है कि वो न्यायोचित है, तो भले ही कितना भी न्यायोचित क्यों ना हो, लोग उस कानून का सम्मान नहीं करेंगे। आप भले ही कितना भी ठीक करके क्यों ना रखो, लेकिन जब तक 4 लोग उस ठीक को ठीक नहीं कह देंगे तब तक वो ठीक ठीक माना नहीं जाएगा। ठीक है ना? आप बिल्कुल ठीक कर लो, लेकिन सामाजिक मान्यता ये अपने में एक चीज है, और अगर आपके ठीक को सामाजिक मान्यता नहीं तो आप करते रहो ठीक। आपके ठीक करने का कोई अर्थ ये समाज में नहीं होगा। पीओ ने बिल्कुल ठीक डिसाइड किया है, वही डिसाइड होना चाहिए था। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं आ जाएगी तब तक ये इफ एंड बट चलते रहेंगे, ये किंतु और परंतु लगते रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी किंतु और परंतु लगेंगे, लेकिन समाज का अधिसंख्य वर्ग उन किंतु और परंतुओं पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति ये नहीं करेगा। ये भी अपील प्रोवाइड करने के पीछे कारण आपको बताया गया था, ताकि दोनों पक्षों के मन में ये भ्रांति न रहे कि विचारण न्यायालय ने कोई गलती की थी, और चूंकि सुपरवाइजरी कोई सेक्शन ही नहीं था, हम अपनी बात को सुपीरियर कोर्ट के समक्ष ले ही नहीं जा सकते थे, इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ। ये बात न रहे, इसके लिए भी अपील दी जाती है, ताकि यू में अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, टुवर्ड्स योर कंप्लेंट्स। ठीक है, तो आप निर्णय के प्रति जो आपकी आपत्तियां हैं उनके प्रति जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनके ध्यान को आकृष्ट कर पाए, इसके लिए भी अपील दी जाती है। ये शुरुआत में हम लोगों ने कहा। अब सवाल यह है,
पूरे देश से अपीलें जाएंगी, ठीक है ना, ये पूरे प्रदेश से अपीलें जाएंगी, पूरे देश से जाएंगी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जनरली कोर्ट ऑफ अपील है ही नहीं, ठीक है। जनरली इज नॉट ए कोर्ट ऑफ अपील, इज नॉट ए कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, ये कहना चाहिए। लेकिन कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि सिविल अपील ये भी नहीं सुप्रीम कोर्ट जाती है सामान्य तौर पर, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग दांडिक विधि के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह कहना ज्यादा ठीक है कि नॉर्मली इज नॉट ए कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, वो क्रिमिनल अपील का न्यायालय ही नहीं है, नॉर्मली है। उच्च न्यायालय ने साधारण दांडिक अधिकारिता में कोई विचारण कर लिया, या एक्सटेंडेड क्रिमिनल जुडिक्शन के अंतर्गत जो 379 सीआरपीसी में वर्णित स्थिति थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई, तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मली दे आर नॉट द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। तो पूरे देश से अपीलें आई होंगी ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश से तो अपीलें आई ही रही हैं उच्च न्यायालय और अन्य अपीलेट कोर्ट के समक्ष। अन्य अपीलेट कोर्ट यानी सेशन उसके सामने पूरे प्रदेश से नहीं आएंगी, लेकिन जिले भर से आएंगी, और एक जिले में भी क्रिमिनल लिटिगेशन कम नहीं है। और उसके अलावा सेशन ट्रायल भी चलेंगे उच्च न्यायालय के समक्ष। अन्य जुडिक्शन उच्च न्यायालय के हैं, रिट जुडिक्शन है उनका, फंडामेंटल राइट का जुडिक्शन है उनका, देयर आर सो मेनी जुडिक्शन विच दे आर इंजॉइंग, तो उनके सामने तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगे। तो आपने जो अपील प्रस्तुत की है ये कब सुनी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और हमने पहले भी कहा कि होने को तो यह भी हो सकता है कि आपकी दोषमुक्ति भी गलत हुई हो, और अगर दोषमुक्ति गलत हुई हो, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील गई है, तो कम से कम समाज का बहुत लंबा नुकसान है अगर आप मुक्त रहते हैं तो। और इस नुकसान को बचाने के लिए जो अगला सेक्शन है, जो सीआरपीसी में 390 था और अब इस समय 430 है, अभी खोले नहीं, जब हम खुलवाना होगा हम खुद बताएंगे, ठीक है, वो सेक्शन बना है इस नुकसान को बचाने के लिए। लेकिन चलो अगर हम व्यक्ति इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर दोषमुक्त हुआ है तो चलो, गलत हो सही हो बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर दोषसिद्धि है तब तो व्यक्ति जेल जाएगा ही जाएगा। दंडादेश की पर्याप्तता के विरुद्ध अपील गई तब तो जाएगा ही जाएगा। और अपील अभी सुनी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है कि सब सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं, यानी सुनने की क्षमता ये तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन सुनने की परिस्थिति ये हर वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सुनी जाए इसमें दोनों चीजें चाहिए, सुनने वाले में सुनने की क्षमता हो और सुनने लायक परिस्थिति हो। अगर इनमें से एक का भी अभाव है तो सुना नहीं जा सकता। अपील सुनने की क्षमता अपीलेट कोर्ट में है, लेकिन जो काम का दबाव है, जो काम की अधिकता है, उसके कारण अपील सुनने लायक परिस्थिति ये तो नहीं है, और चलो कोर्ट की हो जाए। जिसे सुनानी है वो भी तो सुनाने के लिए तैयार हो, अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का ये फंडामेंटल राइट, ये लीगल राइट, और कहां दिया 300 से 327 के बीच में, ठीक है ना। और जो जांचों विचारणों और सब कार्यवाहियों पर लागू हो रहा है, और उनकी जो पसंद के वकील हैं वो बेहद बिजी हैं, तो न सुनने वाला राजी न सुनाने वाला राजी, और आप जेल में हैं, ठीक है, आप कहां हैं? जेल में।
यद्यपि हो सकता है दोषमुक्त अगर आप किए गए तो समाज के लिए नुकसानदेह परिस्थिति, चलो हम समाज को बाढ़ चूल्हे में झोंक दें, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी की ही बात कर लो। हालांकि सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति के हित के ऊपर समाज का हित है, सिद्धांत तो उलट है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम सिद्धांत के बारे में आंखों पर पट्टी ये बांध लेते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। तो आप कभी आप सुनाने को राजी होंगे और उनके पास सुनने की फुर्सत नहीं होगी, कभी वो सुनने को राजी होंगे, आपके पास सुनाने की फुर्सत नहीं होगी, और कभी न सुनाने लायक परिस्थिति होगी, न सुनने वाला और न सुनाने वाला कोई, सब ऐसे ही रहेगा। यानी कुल मिलाकर अपील जल्दी डिसाइड नहीं हो सकती। ऐसी दशा में अगर आप लंबे समय जेल में रहे, क्योंकि जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी, भाई सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह कि नाउ यू आर गिल्टी, आप दोषित हो गए। अब जब तक ये दोषसिद्धि बरकरार है तब तक आपको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये दोषसिद्धि खत्म हो, वेदर टेम्परेरीली, चाहे अस्थायी रूप से और चाहे स्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कैसे खत्म होगी? वो राहुल गांधी जैसे ही लोगों को खत्म होती है। मानहानि में दोषित हुए, स्थगित हो गई दोषसिद्धि, सस्पेंड हुई ना सुप्रीम कोर्ट से, वो उन्हीं की होती खाली, तो स्थगित हो गई। अब दोषसिद्धि ही नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि स्थगित हो गई, और या आप दोषमुक्त हो जाएं। दो ही स्थितियां है ना, अदरवाइज तो आप दोषसिद्ध हैं, और जब दोषसिद्ध हैं तो आप जेल कैसे बचेंगे, कैसे? और पहले के जो बेल के प्रोविजन है वो सारे के सारे विचारण के दौरान है, आप एक में भी बेल नहीं मांगेंगे। और अब जो स्थिति बनी है उसमें दोषसिद्ध हो चुके हैं, और दोषसिद्धि कायम है, न स्थगित है, और न दोषमुक्ति खंडित हुई है। वो दोषमुक्ति कह रहे दोषसिद्धि, न दोषसिद्धि, आपकी दोषसिद्धि कायम है, न दोषसिद्धि स्थगित हुई, न दोषसिद्धि खंडित हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आप बाहर कैसे रहेंगे? और अगर दोषसिद्धि हम सबकी स्थगिति कर दें सबको बाहर लाने के लिए, तब तो हो गया, फिर तो ये सिस्टम मजाक है, फिर तो सब कुछ मैकेनिकल हो गया। इधर दोषित हुए, उधर दोषसिद्धि स्थगित हुई, जब से बाहर आ गए, मतलब ही क्या रहा? तो फिर आपराधिक न्याय प्रशासन मजाक की चीज बन जाएगा। अब हम दोषमुक्त होने तक तुम्हें जेल में रखें, यही चाह रहा है, और क्या करें भाई? दोषसिद्धि तो स्थगित हो, ये दो स्थगित हो मीनिंग देर भाई दोषसिद्धि खत्म तो हो, चाहे अस्थायी और चाहे स्थायी, खत्म तो हो। और जब तक आप दोषसिद्ध हैं तब तक आप आम नागरिक की तरह स्वतंत्र कैसे रहेंगे? और दोषसिद्धि अस्थायी रूप से अगर हम सबकी खत्म कर दें तो फिर मतलब ही क्या बचा? विचारणाधिकार, कोई मतलब नहीं है। और अगर हम दोषसिद्धि परमानेंटली यानी हम सुनना चाहें अपील, तो इतनी ज्यादा अपीलें हैं और इतनी ज्यादा चीजें हैं कि समय अभाव है, कैसे सुने सबकी? और नहीं सुने तो दोषमुक्त नहीं हो सकते, और दोषमुक्त नहीं हो सकते तो तुम जेल में रहोगे। और वर्तमान न्याय प्रशासन की स्थिति देखते हुए निकट भविष्य में आपकी अपील सुन जाएगी, इसकी भी कोई संभावना नहीं लगती। और अगर लंबे समय तक आपकी अपील नहीं सुनी गई है और आप सिर्फ जेल में रहे इसी कारण कि अपील नहीं सुनी गई, और बाद में पता लगा कि दोषसिद्धि गलत थी, तो आपके अपील करने का लाभ क्या हुआ? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपील का सेक्शन
आपके लिए निरर्थक यह सिद्ध होता है। अब इन दोनों विपरीत हितों में एक सामंजस्य ये बिठाना पड़ेगा। ये दो विपरीत हित आ गए, आपको हम छोड़ नहीं सकते। समाज का हित मांग करता है कि चूंकि आप दोषित हो गए, इसलिए नाउ यू कैन नॉट सेट एट लिबर्टी, आपको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। समाज का हित इस बात की मांग करता है कि आपको जेल में रहना चाहिए, बिकॉज ठीक है आप दोषी साबित हुए हैं, और आपका इंटरेस्ट इस बात की मांग करता है कि चूंकि आपके दोष सिद्ध किए जाने के तथ्य का औचित्य अभी किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं किया गया, और आपने परीक्षण की मांग भी की है, और वो मांग कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत की है, तो आपको इस प्रकार जेल में नहीं रखा जाना चाहिए कि आपको कानून से प्राप्त यह अधिकार व्यवहार में निरर्थक साबित हो, ग्राउंड रियलिटी के तौर पर यह निरर्थक साबित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर एक सेक्शन यह बनाया गया जिसे 389 या 430 ये कहा, और इसमें उन्होंने लिखा क्या, अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना, यानी अपील में भी आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन उन सेक्शंस में नहीं जिन सेक्शंस में आपको विचारण में जमानत मिलती है, उनमें नहीं मिलेगी। और आपकी सजा यह भी स्थगित की जा सकती है, और सजाएं कितने प्रकार की हैं? आईपीसी 53 सेक्शन था, क्योंकि आईपीसी नई बीएनएस में याद नहीं, वही याद है। कौन कौन सी थी? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, कारावास, जुर्माना, संपत्ति का समर्पण, और अब ठीक है एक नई चीज लाए हैं, ठीक है, सामुदायिक, क्या सामुदायिक सेवा। हालांकि हमारी आप लोगों से बात बहुत बार हुई है, और इससे पहले बीएनएस के आने से पहले भी हम ये कहते रहे कि कम्युनिटी सर्विस ये लानी चाहिए दंड के तौर पर, ठीक है। तो अब आ गई है, ये दंडों के प्रकार हैं, और मजेदारी ये है कि अगर आप पूछोगे उन लोगों से जो कानून जानने का दावा करते हैं, तो उन्हें अगर सजा स्थगित की जाती है तो ऐसे लगता है कि मानो कोर्ट ने कुछ अनाधिकार कर दिया है। अनाधिकार मीनिंग देयर भाई, कोर्ट को उसका अधिकार ही नहीं था और उसने कर दिया। और जबकि जुर्माना रोज स्थगित होता है और रोज वो मांग करते हैं, और जबकि जुर्माना भी दंडादेश है। अगर जुर्माना स्थगित हो सकता तो कारावास क्यों नहीं स्थगित हो सकता? भाई सजा स्थगित हो सकती है, और चूंकि जुर्माना सजा ही तो है। आज भी हमारी कोर्ट में था, उन्होंने कहा साहब 3 साल की सजा नीचे से हुई है, इतने रुपए जुर्माना हुआ है साहब, हमारी प्रेयर है कि हमें बेल दे दी जाए और हमारी सजा स्थगित कर दी जाए। तो नॉर्मली कोर्ट कारावास स्थगित नहीं करती है, ठीक है, नॉर्मली कोर्ट कारावास स्थगित नहीं करती हैं, और नॉर्मली जुर्माना स्थगित करती हैं। ये सामान्य नियम है। और एक्सेप्शनली दोनों चीजें, क्योंकि सजा ही तो है, चाहे कारावास हो चाहे जुर्माना हो, दोनों स्थगित होते। और अगर स्थगित नहीं हुए, ठीक है, सजा स्थगित नहीं की उन्होंने और आपको जमानत दी, ठीक है, तो आप, ठीक है, कस्टडी में ही हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जमानत
अगर आपको मिल जाती है तो आपके मन में यह भाव पैदा होता है मानो आप अभिरक्षा में नहीं हैं, जबकि गलत बात। आप अगर जमानत पा लेते हैं तो भी आप अभिरक्षा में ही हैं। बस इससे पूर्व आप कारागार की दीवारों के पीछे अभिरक्षा में थे, अब कारागार की दीवारें हट गई हैं, लेकिन आप अभिरक्षा में हैं। आपने कोर्ट को बॉन्ड दिया है कि व्हेनेवर यू विल कॉल आई विल बी प्रेजेंट, और जब नहीं होगे तो वारंट जारी होगा, पकड़ के मंगा लेंगे और ये कहेंगे तुमने शर्त का उल्लंघन किया, वचन का उल्लंघन किया, तुम जाओ जेल। ठीक है, तो जमानत प्राप्त कर लेने पर आप स्वतंत्र नहीं होते, आप तब भी अभिरक्षा में होते हैं, लेकिन कारावास आपका सजा स्थगित करने का न्यायालय को हक है। और अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना यह भी न्यायालय का हक है। ठीक है, क्योंकि सजा स्थगित कर देंगे। अब आप सजा स्थगित कर दी, लेकिन ले लिए गए थे ना कस्टडी में, भाई नीचे आप कस्टडी में ले लिए गए थे दोष सिद्ध होते ही, तो सजा तो हमने स्थगित कर दी, लेकिन कस्टडी से बाहर कैसे आओगे, उसके लिए तो आदेश चाहिए। ठीक है ना, हमने आपकी सजा स्थगित कर दी, अब जेल से छूटो तो जेल से छूटने के लिए हम लोगों ने पहले सीआरपीसी में पढ़ा था 56, 57 कि जब भी कोई व्यक्ति अभिरक्षा में आ जाएगा तो वो स्वयं के बांड पर जो प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित होगा तभी छोड़ा जा सकता है और न्यायालय के आदेश के अधीन। ठीक है ना, तो सवाल ये है आप छूटोगे तो तभी जब जमानत मिले। ठीक है, तो सजा का स्थगित किया जाना और अभियुक्त का जमानत पर छोड़ा जाना, और सजा को स्थगित किए बिना अभियुक्त का अपील के दौरान जमानत पर छोड़ा जाना, ये दो अलग अलग स्थितियां होंगी। अब कब अभियुक्त की सजा स्थगित की जाए और उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये हमें देखना है कब ऐसा हो और कब ऐसा हो कि सजा स्थगित किए बिना उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। दो अलग अलग बातें हैं। कौन सा फिट केस, तो हम ये देखेंगे कि अगर अभियुक्त किसी ऐसी पदीय हैसियत या समाज के लिए उपयोगी स्थिति में है, यही तर्क भी पकड़ा उन्होंने राहुल गांधी की सजा स्थगित करने के संबंध में, कि अगर वो किसी ऐसी पदीय हैसियत पर है, तो फिर अगर ऐसी पदीय हैसियत तो फिर आजम खां में क्या बुराई थी, फिर उनकी क्यों नहीं स्थगित की भाई, फिर उनकी कहे नहीं स्थगित कर दी, उनकी भी करते हैं। ठीक है, तो फिर आजम खां की स्थगित करते हो, फिर सारे एमपीओ की क्यों नहीं करोगे ये बताओ, फिर सारे एमएलए की क्यों नहीं करोगे ये बताओ। ठीक है ना, राहुल गांधी में कौन से लाल लग रहे हैं जिसकी वजह से तुम करोगे, और आप तो वो तब भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उस समय तो कुछ नहीं थे। ठीक है, सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अन्य कोई कांग्रेस का नेता काबिल नहीं है, ऐसी कौन से परीक्षण तुम्हारे पास है। ठीक है, क्यों किया आपने स्थगित, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सजा पा गया और अगर वो दोष सिद्ध रहा, ठीक है, तो उसकी वो हैसियत चली जाएगी और उसकी उस हैसियत के जाने से समाज को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जब तक अपील नहीं सुनी जा रही तब तक टेम्परेरली हम उसकी सजा स्थगित कर देंगे और उसे जमानत पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, और अगर ऐसा कुछ नहीं, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अदरवाइज अपील के दौरान हम उसे जमानत पर छोड़ देंगे और जब अपील सुनी जाएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है, प्राइमरी प्रिंसिपल यह है कि चूंकि व्यक्ति दोषित हो गया, तो अब जब तक
वो दोषमुक्त न हो या उसकी सजा स्थगित न हो, तब तक उसे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। प्राइमरी प्रिंसिपल ये है। लेकिन इस प्राइमरी प्रिंसिपल का परंतुक जो माना जा सकता है वो ये माना जा सकता है कि यदि अपील बहुत लंबे समय तक सुने जाने का कोई चांस नहीं है तो उसकी अपील लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, इस प्राइमरी प्रिंसिपल का परंतुक यह आया, इस रूप में लिखा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसका परंतुक, इसका एक्सेप्शन यह आया कि तो उसे जमानत पर छोड़ देना चाहिए यदि लंबे समय तक उसकी अपील सुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो ऐसी किसी पदी हैसियत पर भी नहीं है कि हम टेम्परेरी उसकी जो सजा है वो स्थगित कर दें, तो उसे अपील पर कम से कम छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन एक चीज साबित होनी चाहिए। हमने क्या कहा, एक्सेप्शन कब हम मान सकते हैं, जबकि अपील लंबे समय तक सुने जाने की कोई गुंजाइश ना हो, तो उसे जमानत पर छोड़ देना चाहिए। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसे सजा कितनी हुई। एक ही साल सजा हुई और 2 महीने उसकी अपील नहीं सुनी जा सकती, पर्याप्त है। ये माना जा सकता है कि पर्टिकुलर केस में उसकी अपील लंबे समय तक नहीं सुनी जाना संभव है और इसलिए 2 महीने बीतने के बाद उसे बेल मिलना ठीक है। लेंथ ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहले ये नहीं रखा जाता था। आज हम ऐसे ही हंसी मजाक के मूड में बैठे थे तो कचहरी में एक सीनियर आए, नाम नहीं लेंगे उनका, आप सब जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले जूनियर आते थे और सीनियर्स का बड़ा सम्मान करते थे, अब ऐसा नहीं। हम एकदम हंसने लगे, बोले क्यों हंस रहे? हमने कहा मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि हमें लगता है अब जूनियर थोड़े होशियार आने लगे, वो ये जानते हैं कि सीनियर इस लायक नहीं है कि उनका सम्मान किया जाए, इसलिए शायद सम्मान नहीं करते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता लग गया, पहले आप लोग थोड़े मूर्ख रहे होंगे जब आप जूनियर के रूप में आए होंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि सीनियर इस लायक नहीं है कि उनका सम्मान किया जाए। ये नए इन्हें पता लग गया कि सीनियर इस लायक नहीं है कि उनका सम्मान किया जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं करते होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखें तो सवाल यह है कि पहले जो प्राइमरी रूल था, ठीक है, कि साहब अपील में जमानत दी जाएगी, ठीक है, लेकिन चूंकि आप दोष सिद्ध हैं तो आपको जमानत तभी दी जाएगी जबकि आप ये साबित करें कि लंबे समय तक अपील सुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और लंबे समय तक अपील न सुने जाने की दशा में लंबे समय तक हम दोषमुक्त नहीं हो सकते, इसलिए हमें अपील पर छोड़ा जाना, यानी जमानत पर छोड़ा जाना अपील के पेंडिंग रहने के दौरान न्यायोचित है। और हम चूंकि ऐसी कोई पदी स्थिति धारणा नहीं करते कि स्थगित किया जाए टेम्परेरी, इस बात का कोई ध्यान पहले अपीलेट कोर्ट नहीं रखते थे, कोई नहीं रखता था। और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पहले जजेस की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो, और टेक्नोलॉजी ने बहुत दबाव बना दिया, इसमें तो कोई दो मत नहीं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहना पड़ता है कि साहब हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये आरोप हम पर लग रहे हैं। अब दिमाग काफी ठीक रहते हैं, पहले तो ये चिंता ही नहीं थी, क्योंकि जनता अपनी भावना को न्यायपालिका या किसी के प्रति अभिव्यक्त कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अभिव्यक्ति के जितने साधन थे उनमें प्रमुख अखबार था, और अखबार जिन मालिकों के थे वे सब सत्तारूढ़ दल की चमचागिरी में लगे रहते थे। वो हमें अपने बचपन याद है, आप अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कुछ भी लिख रहे हो तो वो छपता ही नहीं था, छपेगा ही नहीं, अब कर लो आप कुछ,
ठीक है, और उस समय सत्तारूढ़ दल कौन रहा होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हाथों में मोबाइल हैं और आप अपनी अभिव्यक्ति को कहीं तक पहुंचा सकते हो और उसकी ताकत विभिन्न मामलों में आपको दिखाई देती है। इसमें भी दिखाई दे रही कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बोलना पड़ता है, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव के हकों और अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप हम पर है। तो पहले चूंकि कोई मूल्यांकन था ही नहीं, इसलिए अपीलेट कोर्ट क्या करते थे, ये स्थिति तो हमने देखी है कि कत्ल में दोषी और 15 दिन में बेल होके आ गई। तो आपने कैसे जाना 15 दिन में कि निकट भविष्य में इसकी अपील सुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम, आप दोष सिद्ध हैं, अब आप जेल में रहेंगे। जब आपके मामले में, आपके विशेष मामले में, आपके पर्टिकुलर मामले में यह साबित हो जाए कि आपकी अपील लंबे समय तक नहीं सुनी जा सकती और जो दंडादेश आपको मिला उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में आपकी जेल में जो निरुद्ध रहने की अवधि है वो इतनी हो जाए कि वो अन्यायपूर्ण लगने लगे, बिना अपील के सुने आपको लगातार जेल में रखना ये अन्यायपूर्ण दिखने लगे, तो आपको अपील में जमानत मिलनी चाहिए। कायदा तो यह कहता था। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी अपीलें लंबित हैं, किसी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की और यह उपधारणा करके कि चूंकि इतनी अपीलें लंबित हैं, पहले वो सुनेंगे हम, बाद में इसकी सुनेंगे, तो बहुत लंबे समय तक इसका नंबर नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए 15 दिन में उसे बेल दे रहे हो तो इसका मतलब अपनी अकर्मण्यता, ठीक है, अपनी अकर्मण्यता का प्रसाद तुम वहां बैठकर बांट रहे हो, इसका मतलब तो यह निकला। और यही स्थिति पहले थी, इसीलिए आपराधिक न्याय प्रशासन से कोई डरता नहीं था, ठीक है। लेकिन जब अति होती है तो चीजें बदलती हैं, और जब चीजें बदलती हैं फिर दूसरी अति होती है, क्योंकि हमने आप तो पहले भी कहा कि मनुष्य का स्वभाव या तो इस अति पर रहेगा या इस अति पर रहेगा, संतुलन नहीं बिठाता, और जबकि कानून संतुलन के लिए बना। अब स्थिति क्या है? अब सामान्य नियम है, अगर आप कत्ल में दोष सिद्ध हो गए तो कम से कम 10 साल तो नहीं मिलेगी जमानत, यानी साल 2 साल तो भूल ही जाओ, साल 2 साल तो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि अब वो बात कि आपका पर्टिकुलर मामला, उसमें जेल में निरुद्ध रहने की जो अवधि है वो ये दर्शित कर रही है कि अगर आपको जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो आप का जो हक है अपील का, वो कम से कम आपके लिए बेकार सिद्ध होगा, क्योंकि आप लगातार जेल में हो और निकट भविष्य में अपील सुने जाने की कोई गुंजाइश ये भी नहीं दिखती। जब ये स्थिति हो तो अपील न्यायालय इस समय बेल दे रहे हैं, और इसीलिए आप देखो कि 302 में दोष सिद्ध हुआ तो फिर बहुत लंबे समय तक जेल में रहना ही पड़ता है, और उसके बाद ही बेल हो पाती है, ठीक है। तब दी जानी चाहिए, ये कहां लिखा? इसमें 430 अपील न्यायालय बेल दे सकता है, लेकिन विचारण न्यायालय के द्वारा बेल दिया जाना और अपील न्यायालय द्वारा बेल दिया जाना दो अलग स्थितियां हैं। विचारण न्यायालय के सामने जब आप खड़े थे तब आप निर्दोष हैं, हम उद्धारित कर रहे थे, ठीक है। जब आप विचारण न्यायालय के समक्ष खड़े थे तब हम उद्धारित कर रहे थे, आप निर्दोष, वहां कंसीडरेशन दूसरे थे, इसलिए अप्रतिबंधित शक्ति थी सेशन और हाई कोर्ट को। हम लोग देखेंगे जब 400 वहां पहुंचेंगे, 439 पर अप्रतिबंधित शक्ति है सेशन और हाई कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट की शक्ति तब भी प्रतिबंधित है, लेकिन सेशन और हाई कोर्ट अप्रतिबंधित शक्ति का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और वही सेशन और हाई कोर्ट जब अपीलेट कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं।
तब उनकी शक्ति अपील में बेल देने की बड़ी प्रतिबंधित हो गई है। आसान नहीं रहा, क्योंकि जो बेल मांगने आया है उसकी पोजीशन में बदलाव आ चुका है। जब वो विचारण में मांग रहा था तब उसकी निर्दोषिता उद्धारित की जा रही थी, और अब जब अपील में मांगने आया है तो उसका दोष प्रमाणित है। ये तो वो कहता है गलत प्रमाणित है, ठीक है, तो है तो प्रमाणित। तो अब जब तक ये न लग जाए कि अन्यायपूर्ण है कि हम उसकी बात का परीक्षण भी जल्दी नहीं कर पा रहे या कर रहे कि वो गलत दोष सिद्ध है या सही, और उसे जमानत भी नहीं दे रहे, और जेल में उसकी अवधि इतनी ज्यादा हो गई कि अगर अब भी हमने उसे बेल न दी और बाद में वो निर्दोष सिद्ध हुआ तो ये बहुत अन्याय होगा, और इसे ऐसा ही माना जाना चाहिए कि अब उसके अधिकार पर डाका पड़ रहा है। जब यह स्थिति हो तभी अपील में बेल दी जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो इन्हीं सारे कंसीडरेशंस को शामिल करते हुए सीआरपीसी में जो सेक्शन 389 था और जो अब बीएनएसएस में 430 हो गया, इसकी भाषा को अधिनियमित किया गया है और अपील न्यायालय को बेल देने का हक ये दिया गया है, और साथ ही सजा को सस्पेंड करने का हक भी दिया गया। और ये जो सजा को सस्पेंड करने का हक है, इसमें से नॉर्मली कोर्ट जुर्माने के दंडादेश को स्थगित कर देते हैं, कारावास के दंडादेश को स्थगित नहीं करते। देखें किन शब्दों में यह अधिकार मिला। कहता है अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए। आदेश दे सकता है ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, मीनिंग देयर बाय ये निरंकुश शक्ति नहीं है कि जब भी चाहो आप किसी की दोष सिद्धि को निलंबित कर दो, सस्पेंड कर दो, नहीं, कारणों को अभिलिखित करना होगा। और जो कानून का विकास होकर आया है इस स्थिति के संबंध में, क्योंकि ये तो यहां लिखा नहीं कि किन स्थितियों में आपको सजा स्थगित करनी चाहिए, यानी निलंबित करनी चाहिए, तो इस संबंध में केस ला यही आएंगे। ऐसी ही कानून की स्थितियां जहां मौन की होती हैं वहीं केस ला होता है। तो ये निर्धारित होकर आया है कि जहां व्यक्ति ऐसी पदी हैसियत में है जो कि उसके दोष सिद्ध रहने की दशा में उसके पास नहीं रहेगी, और उसके पास न रहने की स्थिति में उस पदीय हैसियत के समाज का ज्यादा नुकसान होगा, तब वो सजा को स्थगित कर सकते हैं। और या फिर जैसे जुर्माना वगैरह है, ठीक है, दंडादेश निलंबित कर सकते हैं, तो इसमें कारावास की ही नहीं जुर्माने की बात यह भी शामिल है। और जुर्माना अक्सर वो ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे स्थगित कर ही देते हैं, और नहीं तो 50% तो कर ही देते हैं, आधा अगर जमा भी कराते हैं तो आधा तो कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो कहता है दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए, और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति दोष सिद्ध और परिरोध में न हो सकता है। आगे जब इस सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे आएगा कि विचारण न्यायालय अगर सिर्फ 3 साल की सजा दे रहा है, सिर्फ 3 साल की, तो विचारण न्यायालय अभियुक्त को तत्काल जमानत दे सकता है, और वो जमानत तब तक काम करती रहेगी जब तक इस अभियुक्त की अपील प्रस्तुत करने की अवधि का अवसान नहीं हो जाता, और यह अपील प्रस्तुत नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसी दशा अगर है कि विचारण न्यायालय ने उसे 3 साल की सजा दी, तो हो सकता है वो
परिरोध में न भी हो। जब अपील प्रस्तुत करने आए, क्योंकि अपील कहां प्रस्तुत होगी? अपीलेट कोर्ट में। और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील आपका पीछे सेक्शन है, उससे निर्धारित होगी। मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा है तो सेशन कोर्ट नॉर्मली, अन्यथा तो हाई कोर्ट भी जा सकती है सीधे, ठीक है ना। और वैसे सेशन कोर्ट द्वारा तो हाई कोर्ट, तो बेल तो वहां लगेगी, लेकिन सजा चूंकि 3 ही साल या उससे कम हुई थी, तो हो सकता है वो परिरोध में न भी हो, इसीलिए शब्द लिखे हैं। और यदि व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र या जमानत पर छोड़ दिया जाए। यानी अपील में जमानत देने का हक, सजा को स्थगित करने का हक, दोनों आ जाए, लेकिन ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे। परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास से 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसके अपने बंधपत्र या जमानत पत्र पर छोड़े जाने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। यानी अपीलेट कोर्ट की शक्ति यह नहीं है कि विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, वो किसी को जमानत दे दे या उसे छोड़ दें या उसकी सजा स्थगित कर दें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लिखित में एक अवसर देंगे आप, मौखिक भी नहीं, आप ऑर्डर शीट पे देंगे कि इतने दिन का अवसर लिखित, ठीक है, लोक अभियोजक को दिया जाता है। और नहीं देंगे आप, अगर मान लो नहीं दिया तो क्या, तो बेल कैंसिल कराई जा सकती है लोक अभियोजक के द्वारा, क्योंकि ये बेल फिर उस प्रक्रिया से नहीं मिली जिस प्रक्रिया से मिलनी चाहिए। और कानून में अगर कुछ भी उस प्रक्रिया से नहीं हुआ जिस प्रक्रिया से वो होना चाहिए था, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो हुआ। आपको अपील बेल मिली नहीं, ये सिर्फ बेल का आदेश लिखा हुआ है, ये बेल का आदेश नहीं है, और फिर उसको कैंसिल भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो कहता है आपका लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा, परंतु वह यह और ऐसे मामलों में जहां किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा, ठीक है ना। ये यहीं पर उन्होंने लिख दिया ताकि इन्फ्रेंस लगाने की कोई नौबत न रहे। वो कहता है और ये और की ऐसे मामलों में जहां दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, जहां दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है ये नहीं लिखा, और ये जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये लिख देते कि अगर लोक अभियोजक को कारण दर्शित करने का अवसर नहीं मिला तो वो जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दे सकता है, तो लोक अभियोजक बाउंड हो जाता है। यानी फिर अपील में जमानत प्राप्त व्यक्ति चाहे जो कुछ करे, सिवाय इसके कि लोक अभियोजक को अवसर लिखित में विरोध करने का न दिया गया हो। अगर नहीं दिया गया तब तो रद्द करने के लिए आवेदन हो सकता है लोक अभियोजक के द्वारा, और अगर दिया गया तो फिर लोक अभियोजक कुछ कर ही नहीं सकता, वो चाहे जो कुछ करे। तुम जमानत पर छूट के आए, 5 कत्ल तुमने और कर दिए, ठीक है, और 5 कत्ल और कर दिए या 5 चोरियां और कर ली, और उन सब में जब तुम जमानत मांगने जाओगे तो विचार न्यायालय से, और वहां तुम्हारी इनोसेंस ये प्रज्यूम होगी, तुम्हें जमानत आसानी से मिलेगी। यहां तुम दोषित हो, यहां तुम्हें जमानत कठिनाई से मिलेगी, और जमानत तुम पा गए, ठीक है ना, जमानत तुम पा गए ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे। और कारण यही अभिलिखित किए जाएंगे कि साहब इतने दिन जेल में रहे, इतना दंडादेश है, निकट भविष्य में अपील सुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं, ये उचित है कि इन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाए, अन्यथा इनकी अपील प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं होगा। इस कारण से आप छूट गए और फिर आपने ये गड़बड़ शुरू कर दी। अब लोक अभियोजक अगर कैंसिलेशन का आवेदन दे तो तुम कहते तुम तो दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो आपत्ति दर्शित देने का अवसर, आपत्ति करने का अवसर मिल चुका। तो लोक अभियोजक की शक्ति पर कोई सीमा
ये ना आए, इसके लिए उसने यहां लिखा कि परंतु ये और कि ऐसे मामलों में जहां किसी दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, बस जमानत पर आप छोड़े गए, क्यों छोड़े गए इससे मतलब ही नहीं। वहां अगर लोक अभियोजक उचित समझेगा, उचित यहां पढ़ लेना चाहिए, यद्यपि लिखा नहीं, लेकिन लोक अभियोजक गवर्नर नहीं हो सकता, गवर्नर कोई नहीं हो सकता कानून में, सिर्फ इतना ही लिखा है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, मतलब कर सकेगा। स्थिति कोई हो, अगर जस्टिफाइड होगा करना तो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस बात को यहीं तक रखें, क्योंकि अगर आगे भी हम चलें तो हम खत्म इसे नहीं कर सकते आज, तो शेष बात इस पर कल करेंगे, देखेंगे।